पीवीएस अवार्ड समारोह में पत्रकार हुए सम्मानित। 16वें स्थापना दिवस पर लोकतंत्र के सभी स्तंभ हुए शामिल। मुंबई, पिछले 1.5 दशक से पत्रकारों के समग्र विकास के लिए काम करने वाले पत्रकार विकास संघ पीवीएस का 16वां मीडिया अवार्ड समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। मलाड पश्चिम के लिंक रोड स्थित होटल साई पैलेस ग्रांड सभागृह में आयोजित सम्मान समारोह में लोकतंत्र के सभी चारों स्तंभ से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज के साथ कई वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और आईपीएस अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में चयनित पत्रकारों, पत्रकार मित्रों एवं अन्य विभूतियों को सम्मानित करने के साथ अतिथियों द्वारा संघ की वार्षिक पत्रकार पीवीएस दर्पण और नववर्ष दिनदर्शिका कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। समारोह की शुरुआत में पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्र ने संस्था द्वारा जारी गतिविधियों की जानकारी दी। समारोह में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश साइबर सेल के महानिदेशक यशस्वी यादव, उत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिषेक त्रिमुखे, स्थानीय कांग्रेस विधायक असलम शेख, पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नीलेश पावस्कर, जीएसटी अधिकारी, मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीला स्वप्निल, पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल आदि लोग ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पत्रकार सुनील मेहरोत्रा, सतीश मालवदे, किरण कुमार किशोर, इमैनुअल कारभरी, डॉक्टर प्रशांत सिनकर, शिव शंकर तिवारी, राघदेव तिवारी, प्रशांत गोसे, दिवाकर शर्मा, पूनम अपराज, अल्पेश अरविंद करकरे, सोनू श्रीवास्तव, मतीन हफीज, अभय मिश्र तथा मंदार फंसे को विभिन्न कैटेगरी का सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही आचार्य पवन त्रिपाठी, अभिजीत राणे, बद्री विशाल तिवारी तथा विनय दुबे को पत्रकार मित्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमरजीत मिश्र, डॉक्टर NN पांड्या, संतोष पांड्या, विनोद शेलार, लतिकेश शर्मा, आदित्य दुबे, अनिल गलगली, उदय प्रताप सिंह, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अशोक मिश्र, इकबाल ममदानी, गायक विनोद दुबे, संघ के महासचिव अजय सिंह, सलाहकार सुनील सिंह, समीउल्लाह खान, भानु प्रकाश मिश्र, धर्मेंद्र पांड्या, अमर त्रिपाठी, विक्रम जादव आदि लोग उपस्थित थे। पत्रकार विकास संघ जो है अपने पूरे 16 साल पूरे कर रहे हैं और इन 16 सालों में अलग अलग फील्ड से उन्होंने चुन के जो है अच्छे लोगों को हमेशा लाया है और उन्हें जो है इनाम देने का काम किया, उससे प्रोत्साहन देने का काम किया है। आज भी देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज भी उन्होंने जो टॉपिक रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखा है। जिस तरीके से आज़ादी के बाद ये पहले 5-7 साल के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खिलवाड़ होने की बात हो रही है, किस तरह से एक जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री अपना जो है स्टेटमेंट देते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं वो देश का नहीं। और ये जो भूमि जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से सनातन का सज्ञान सारे विश्व में जाकर के लोगों को दिग्दर्शित करता है, मार्गदर्शित करता है, उस ज्ञान पुंज से लोगों को अभिभूत करता है। ऐसी ज्ञान की भूमि यह वेदों के माध्यम से है।
और वही वेद हमको सनातन धर्मी बनाता है। हमारा जो धर्म है वो सनातन है। कोई पूछे आपसे कि आप कहाँ से सनातन धर्मी हो, शरीर के सारे अंग आपके हैं पर आपका कोई अंग सनातनी नहीं है। फिर आप अपने आप को गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, कैसे कहते हो? आप कैसे कहते हैं कि गर्व से कहो मैं सनातनी हूं? तो ध्यान रखिएगा, शरीर से आप सनातनी नहीं हैं, आप सिद्धांत से सनातनी हैं। और वो सिद्धांत कौन सा है? वेदो प्रणीतो धर्मः। वेद प्रणीत हमारा धर्म है। वेदो अखिल मूल धर्मः। वही वेद हमारे धर्म के मूल तत्व हैं, वही जीवन का हमारा सत्व है। और वही सत्व और तत्व के माध्यम से हम अपना भी कल्याण करते हैं और विश्व का कल्याण हो की कामना भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को हम उद्घोषित करते हैं। हम सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, ये वो भूमि है। सबके मंगल की कामना करने वाला ये सनातन धर्म देने के लिए फिर हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में एक होने की आवश्यकता है। सारे सनातनी एक हो जाएं। और दूसरी बात विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है हिंदुस्तान में। जब हमने पाकिस्तान मांग करके वो पाकिस्तान हम वहां जाएंगे, जब आपने वो मांग लिया तो आपके लिए तो हमने इतनी भूमि दे दी। इस हिंदुस्तान में, सनातन भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? वक्फ बोर्ड की यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में यदि आवश्यकता है तो वैदिक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। वैदिक सनातन की संकल्पना है कि भारत में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, जिनमें उपासना के स्थल हैं, जितने भी देवघर हैं, उनको सरकारी तंत्र से मुक्त कर दिया जाए और उनको वैदिक सनातन बोर्ड की स्थापना करके धर्माचार्यों के हवाले करके सारे धर्मालयों को सनातन बोर्ड के अधीन कर दिया जाए। आप उसका दुष्परिणाम देख रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी जैसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं और बैठने के बाद में क्या करते हैं कि वहां तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो हमारी उपासना का, आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जहां पर हम धन नहीं चढ़ाते हैं, अपना सौंदर्य अपने बाल के रूप में, हमारे पास में धन नहीं है तो हमारा सौंदर्य हमको सबसे प्रिय होता है। हम सौंदर्य के रूप में अपनी प्रिय वस्तु बाल वहां समर्पित करते हैं। ऐसे तिरुपति बालाजी के स्थान पर हमारी आस्था के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। ध्यान रखिएगा, धन चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, पद चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन धर्म यदि चला गया तो वो दोबारा तुम्हारा कभी नहीं आने वाला। इसलिए चिंता धर्म की करनी है। और उस धर्म स्थल से क्या हुआ? जगन मोहन रेड्डी ने सारे वहां पर जैसी सरकार बनी, वहां पर सोनिया गांधी और तमाम लोगों के इशारे पर उसने क्या किया? वहां पर ईसाइयत का प्रचार किया, लोगों को ईसाई बनाया। और जो लोग ईसाई नहीं बन पाए तो एक ईसाई को वहां का ट्रस्ट का चेयरमैन बना करके और सनातन धर्मियों को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से विरत करने के लिए गो मांस के, चर्बी के, लड्डू के प्रसाद के रूप में खिला दिया। विचार करिए, 500 वर्षों की हमारी संघर्ष की वह घड़ी थी जब रामलला की स्थापना हुई। कितनी प्रसन्नता का विषय था। सर्वधर्म के नाम पर जय जयकार कर रहे थे। वहां से वो लड्डू लाई गए और वो लड्डू लाकर के कण कण लोगों ने अपने मुख में रखा होगा। कितने श्रद्धा से रख रहे थे वो अपने मुख में। और 1.25 लाख लड्डू ला करके 1.25 लाख लोगों को तो खिला ही दिया गया। कण कण में कितने लोगों के पास में क्या होगा? कितने लोगों को धर्म से भ्रष्ट कर दिया। अब विचार करने का विषय है, यदि ऐसी स्थिति, क्योंकि सरकार में तो कोई भी आता रहेगा और जो आता रहेगा वो मनमाफिक लोगों को हमारे धर्मस्थलों का अध्यक्ष बनाता रहेगा और वो ऐसे ही दुष्कर्म और पाप कर्म और अनाचरण दुराचरण करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा अनाचरण होता रहा तो हम सनातनी विचारधारा को नहीं बचा पाएंगे, हम भारत की संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने राष्ट्र की मूल भावना अवधारणा को नहीं बचा पाएंगे। जहां हम एकात्मता का भाव रखते हैं, इस देश का मूल स्वरूप यदि कोई है, इस मूल की मिट्टी का कोई स्वरूप है तो धर्म ही स्वरूप है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। और हम पत्रकार जगत से अपेक्षा रखते हैं कि आप उस सत्य को उजागर करिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो और सनातन सिद्धांत को सारे विश्व पर
कल्याण के स्वरूप में और भारत की भूमि से वही दिव्य ज्ञान सारे विश्व में जा सके, ऐसी हमारी भावना है। आप सबने यहाँ पर बुलाया आनंद जी, हम बहुत प्रसन्न हैं कि पत्रकारों के बीच में हमारा क्या काम, लेकिन आपने यहाँ भी हमारा कार्य निकाल लिया, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक विषय है। क्योंकि धर्म पूजन पाठ का नाम सिर्फ धर्म नहीं है, कहीं धर्म कर्तव्य के रूप में होता है, कहीं गुण धर्म के रूप में होता है। पत्रकार विकास संघ के इस कार्यक्रम में आज पत्रकार विकास संघ के इस कार्यक्रम में शामिल सारे पत्रकार मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। पत्रकारों के साथ साथ पत्रकार मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी प्रणाम है। आदरणीय सुनील सिंह जी, भाई आनंद मिश्रा जी, अजय सिंह जी, अभय मिश्रा जी, हम लोग के यहाँ एक कहावत है, घर ही राम लक्ष्मण घर ही सीता, तो रामलीला कभी भी कर ली जाए। तो हमारा पत्रकार विकास संघ भी इतने सारे पत्रकार घर के ही हैं कि हम लोग कभी भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ जिस तरह का आपने संयोजन किया है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वचन आप सबने प्राप्त किया। अपने क्षेत्र में जिन्होंने स्मरणीय कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है, ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया। जो पत्रकार मित्र हैं उनका सम्मान किया और संविधान के अमृत वर्ष की चर्चा भी कर रहे हैं। साइबर क्राइम पर भी एक सत्र मैंने सुना है कि इस कार्यक्रम में होना है। तो आज जो सबसे अधिक संकट का कारण बना है सामान्य लोगों की, जिसमें ठगी हो रही है, ऐसे साइबर क्राइम पर परिचर्चा करना और जिस संविधान को लेकर बीते लंबे अरसे से भारत की राजनीति उद्वेलित है, उस संविधान पर भी यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करना। और विशेष करके इन्होंने इस बार का जो अंक है वो संविधान के अमृत वर्ष पर ही निकाला है। उसमें एक आलेख मुझसे भी आग्रह था लिखने का, आनंद जी का, व्यस्तता के कारण मैं लिख नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने वो उसमें उस पत्रिका में कंट्रीब्यूट किया है, उन सबके आलेखों को पढ़कर मैं जो अपना आलेख नहीं लिख पाया हूँ उसका पाप प्रक्षालन करने का प्रयास करूंगा। भाई अमर त्रिपाठी जी किसी कार्यक्रम में हो तो उस कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो संविधान के इस अमृत वर्ष में जिस तरह से स्त्रियों के सशक्तिकरण का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से युवाओं के सशक्तिकरण का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से भारत को 2047 तक विश्व की सबसे विकसित शक्तियों में अग्रक्रम पर ले जाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं, वैसे में संविधान को लेकर किसी तरह का खतरा तो नहीं है, यह सुनिश्चित है। क्योंकि संविधान के लिए जो खतरा थे, उस खतरे से देश ने स्वयं को जो है मुक्त करने का कार्य कर लिया है। तो इसलिए जो है पत्रकार बिरादरी संविधान पर चर्चा कर रही है, जो संविधान का चौथा स्तंभ है। जो 3 स्तंभ है उनको तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है वो इन तीनों स्तंभों के बीच में एक अदृश्य शक्ति है। जैसे आपके शरीर में आत्मा कहीं दिखाई नहीं देती है, जब कोई आपके अंगों का विश्लेषण करेगा, किसी डॉक्टर से कहेंगे पोस्टमार्टम कीजिए और आत्मा दिखा दीजिए, तो आत्मा दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से पत्रकारिता जो है वो हमारे संविधान के तीनों स्तंभों में दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उनका नियंता बनकर नियंत्रण निश्चित तौर पर करती है। तो पत्रकार बिरादरी अगर संविधान के अमृत वर्ष में संविधान पर परिचर्चा करती है तो यह निश्चित तौर पर एक अच्छा लक्षण है। तो मैं इसके लिए आप सबका जो है, आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जैसा सुनील जी ने कहा है कि बात संक्षेप में रखिएगा, पहले ही उन्होंने राइडर लगाया हुआ है, तो उनकी बात का मैं सम्मान करते हुए
आप सबने इतनी शांति से मुझे सुना, क्योंकि पत्रकार किसी को शांति से सुनते नहीं है, तो इतनी शांति पूर्वक, इतने सम्मान पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आप सबका मैं ऋणी हूं। और अपनी बात को आप आगे सुनना बंद करें, उसके पहले खत्म करता हूं। धन्यवाद। इसलिए वो अजय भी है। हम सब आज पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले दृढ़ निश्चयी लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहनों भाइयों, किसी दूसरे सेंस में लिखा गया ये शब्द है कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी उसी आग के दरिया में डूब कर जाते हैं और फिर वहां से जो मोती निकाल कर लाते हैं उससे लोगों का, समाज का मार्गदर्शन होता है। केवल सूचना देने के लिए पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि एक डाकिया नहीं है पत्रकार, वो शिक्षित भी करता है, लोगों को सूचना के साथ साथ शिक्षा भी देता है। इसलिए समाज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और जैसे सभी समाज के बीच में एक तरह की चुनौती होती है, उस चुनौती से लड़ने के लिए किसी ने अच्छे शब्द कहे हैं, 2 लाइन में आप सबको सुनाता हूं। और आप लोग भी जैसे किसी एक विशिष्ट चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं कि मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। इसी हौसले के साथ आप लोग को भी अपनी राह मिलेगी, मंजिल मिलेगी। मैं आप सबका, खास करके आनंद मिश्र हर वर्ष हम सबको, उनकी पूरी टीम हम सबको यहाँ बुलाती है, हौसला अफजाई करती है और साथ ही साथ जायकेदार भोजन भी कराती है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य आयोजक हम सबके मित्र आनंद मिश्रा जी, अजय सिंह जी, सुनील कुमार जी, उनके सभी साथी पदाधिकारी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता अमरजीत मिश्रा जी, विनोद शेला, यहाँ पर उपस्थित सभी न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग, सभी पत्रकार और भिन्न भिन्न क्षेत्र में समाज के लिए काम करने वाले सभी भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और मेरे ओर से पत्रकार विकास संघ के सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। 16-17 साल के पहले एक छोटा सा प्रयोग आप सबने मिलकर किया और देखते देखते 16 साल में आपके संगठन ने इतना बड़ा काम किया। बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम आपने किया। बहुत सारे लोगों को सिस्टम में जो भी आवश्यक बदलाव की आवश्यकता है वो करने के लिए आपने मजबूर किया। और जैसे आपने बताया कि आज़ादी के 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका भी एक लेखा जोखा करने का भी अवसर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। देश ने बहुत प्रगति की है 75 साल में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कोई देश के किसी राज्य के बहुत ही अंतिम छोर पर बसा हुआ बहुत ही साधारण गरीब व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मुंबई जैसा शहर जो इस देश का आर्थिक राजधानी जिसको हम कहते हैं, और जिस मुंबई शहर में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी वास्तव्य करता और बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति भी इसी मुंबई शहर में है। और मैंने जो अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव या तो रिफॉर्म के लिए जो प्रयास किया, आज महाराष्ट्र टाइम्स में बहुत सारे पत्रिका में छपा हुआ होगा, लेकिन आज महाराष्ट्र टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये
न्यूज़ छपा हुआ है कि धारावी के पहले माले वाले लोगों को भी आने वाले दिनों में SRA स्कीम में घर मिलेगा। निश्चित हम सब लोगों ने मिलकर सरकार का स्वागत करना चाहिए इस विषय के लिए, लेकिन इसी मुंबई शहर में धारावी तो सरकार के जमीन में बसा हुआ स्लम एरिया है, लेकिन इसी मुंबई शहर में कुछ वर्षों के पहले या तो जब भी मुंबई का वास्तव हुआ और मुंबई शहर में लोग घर बनाकर रहने लगे, तो इसी मुंबई शहर में प्राइवेट जमीन पर, मैं बहुत मेरी बात को बारीकाई से सुन लीजिए, प्राइवेट जमीन पर जमीन मालिक ने खुद चाली बनाया GR+1 का, जमीन मालिक ने उसको बेचा, खरीदने वाले ने उसको खरीदा और कम से कम 50 साल से वो उस घर में वास्तव्य करता है। लेकिन स्लम के कानून में हमारे IAS ऑफिसर्स, बाकी सारे पॉलिटिशियंस लोग होते हुए भी स्लम एक्ट में पहले माले का उल्लेख न होने की वजह से आप सभी इस बात से चौंक जाएंगे, हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार का मुआवजा न देते हुए उनको बेघर कर दिया गया है। इसके बारे में काम करना चाहिए तो ये प्रश्न छूट गया होता, लेकिन उन्होंने भी उसको टच नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक्ट का उल्लेख करते हुए उस केस का निपटारा कर दिया, इसलिए वो पेंडिंग है अभी। और न्यायपालिका के बारे में थोड़ी बात करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कुछ कहनी है तो संविधान में और न्यायपालिका में कितने लोगों को रुचि है। हम न्यायपालिका की तरफ तभी देखते हैं जब कुछ केस बनता है, वरना हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि न्यायपालिका क्या है, कोर्ट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और संविधान की सही में कोई जरूरत भी है और संविधान से बनाई गई न्यायपालिका की कोई जरूरत भी है। ये सारे विचार हम लोग बहुत कम बार करते हैं। आज अगर न्यायपालिका के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो न्यायपालिका आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, ये हमने ब्रिटिशों से ली हुई है। ये सबसे पहली बात हमको समझनी है। हमारी जो अगर परंपरा देखी जाए तो परंपरा के हिसाब से हमारी जो न्यायपालिका थी वो पूर्व जमाने में राजा के पास हुआ था। जब राजाओं का राज हुआ करता था तो राजाओं के पास, जिसे हम आज लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि कानून जो बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेशन भी राजा के पास हुआ करता था, वही कानून बनाते थे। जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव्स, वो भी राजा के ही हुआ करते थे, और जो न्यायपालिका थी वो भी राजा के ही नियंत्रण में चलती थी। लेकिन अगर संविधान ने कुछ किया है तो इन तीनों चीजों को अलग कर दिया। कानून विधायक बनाएंगे जो जनता से आएंगे, ताकि जनता की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, वो आपके कानून में प्रतिबिंबित हो, उनके हिसाब से कानून बने। विशेष रूप से धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमको शरीक किया। सबसे पहले तो मैं कोस्टल रोड का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसकी वजह से आधा घंटा पहले मैं यहाँ पहुंच पाया, वरना और शायद आप लोगों को लंच से वंचित रहना पड़ता। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे खास तौर से कहना चाहूंगा, वो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, जिसका शायद आप लोगों ने विषय रखा है संविधान, तो जब सुनील सिंह जी हमें इनवाइट करने आए, मुझको इनवाइट करने आए, तो मैंने पूछा साइबर क्राइम का संविधान से क्या संबंध है। तो उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम और संविधान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम की वजह से लोगों की जो फ्रीडम्स हैं उसको बहुत
हद तक कर्टेल किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा विषय है आजकल जिससे कि कई दिनों तक लोग एक स्कैमर्स के सामने डिजिटली अरेस्ट रहते हैं और टोटली इलीगल है और लाखों करोड़ों रुपए अपने लूज कर जाते हैं। ये संविधान में दी गई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 का बहुत बड़ा वायलेशन है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम आजकल साइबर अवेयरनेस के बारे में बात करें, क्योंकि साइबर जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके वजह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसीलिए जागरूकता फैलाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है। तो आज मैं आपके सामने एक फिल्म पेश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। चलोगे? तो फाइनली हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ पर ये फिल्म को चालू करने की सफलता प्राप्त की है। जनरेशन के लिए, आजकल जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए और सभी के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया, क्या योगदान रह सकता है अपने संविधान को और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। वो आज जो भी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरीके से हम धर्म के और करीब जा सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं और ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा, ख़ास, एक अहम जो मुद्दा था आज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के लिए मैं क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रसाद के रूप में अलग तरीके का मांस खिला दिया गया और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह से सभी कोशिश में लगे हुए हैं, कोर्ट से लेके पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु, सबके सब कि एक सही मार्ग पर आ सके हम सभी, उसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगी। इंस्पिरेशनल सॉन्ग है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं गा देती हूँ। राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। तो जिस तरह से मैं अभिनेत्री हूँ और नर्स भी हूँ, कोविड में सब मुझे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में। जैसे कोविड में ऐसा था, मुझे राइट साइड पैरालाइज हुआ था आईसीयू में काम करने के कुछ 1 साल बाद। ऐसा लगता है उस परिस्थिति में कि ये परिस्थिति बहुत कठिन है और नहीं गुजरेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी तलवार हो वो सब उतर जाती है। तो आज जो हमारे धर्म पर संकट है, हमारे संविधान पर संकट है, जो भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, मेरा ये अडिग विश्वास है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने मार्ग पर अडिग चलते रहे, तो वो सारी चीज़ें टल जाएंगी और एक बार हमारा भारत देश फिर से सुगम और सौम्य होगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, पत्रकार विकास संघ का ये 16वां साल था, ख़त्म हो गया, अब 17वां शुरू हो गया और सभी पत्रकार पूरे मुंबई से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार हो, सभी लोग जुड़ते हैं और पत्रकार संघ का यही बल है। पत्रकार विकास संघ इसी वजह से 16 साल पूरा कर पाया है और ख़ास करके हम लोग, जो हमारी टीम है वो इतना अच्छा काम करती है और जो मुंबई के गिने चुने पत्रकार हैं जो अच्छा काम करते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो यह मंच हमने इसीलिए बनाया है कि उन सभी लोगों को सम्मान दिया जा सके, चाहे अखबार की दुनिया में हो, चाहे कैमरामैन हो, वीडियोग्राफर हो, डिजिटल मीडिया से हो,
या वह किसी भी तरीके का वेबसाइट चलाता हो, चाहे वो पाक्षिक या साप्ताहिक चलाता हो, सभी वर्ग के पत्रकारों को समावित करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभी को सम्मान मिले और उसी के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। वर्षगांठ के साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं साथ में और हम सब मिलकर एक त्यौहार की तरह इस कार्यक्रम को करते हैं और इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे सब अतिथि भी बहुत अच्छे रहे और बढ़िया ढंग से कार्यक्रम हुआ। अजय भैया, आज के मौके पे क्या संदेश देना चाहिए? नहीं निकल रही है। भानु भाई जरा बोलते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संगठन बना लेना अलग बात है, संगठन को एक परिवार की तरह चलाना अलग बात है। मुंबई में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संगठन है, पत्रकारों के बहुत से संगठन हैं, लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कार्य से होती है। पत्रकार विकास संघ पिछले 16 सालों से जिस ढंग से अपने साथियों को एकजुट करके उनके सुख दुख में खबरों के लेकर के हर ढंग से साथ रहता है और उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए साल में एक बार अपना स्थापना दिवस पर उनको सम्मानित करता है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार देखा जाता है कि केवल लिखने वालों को ही पत्रकार माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो फोटोग्राफर है वही पत्रकार मान किया जाता है, उसके काम को भी सराहा जाता है। जो वीडियो में अच्छी एडिटिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। हमारी जो चयन समिति होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि पत्रकारिता की हर विधा, हर क्षेत्र को छुआ जाए, उस क्षेत्र में अच्छा करने वाले को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उसको सम्मानित करें। चाहे अंशकालिक पत्रकार हों, किसी भी अखबार से जुड़े हुए हों, उनका जो अनुभव रहता है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसको सम्मान करने के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं कि हर साल उनको हम सम्मानित करें। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी टीम आनंद मिश्र जी के और अजय सिंह सुनील जी के नेतृत्व में हम एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सब लोग तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे एक परिवार में कोई कार्यक्रम होता है उस तरह से होता है और इसमें सबका सहयोग रहता है और जब कार्यक्रम सफल होता है तो मन को बड़ी तसल्ली होती है, शांति होती है। निश्चित रूप से ये हमारे नेतृत्व का गुण है, उनकी विशेषता है कि सबको एक सूत्र में माला बना के रखे हुए हैं और हमारा संगठन चल रहा है। अभी तो हम 16 साल हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम 25 साल मनाएं, 50 साल मनाएं, 100 साल मनाएं, ऐसे कार्य चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? इन 16 वर्षों में पत्रकारों के लिए संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज आपने देखा होगा पत्रकार केवल लिखते हैं, दूसरों के समारोह में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पत्रकारों का अपना प्रोग्राम है, उनके परिवार जैसा है और यहाँ पर वो आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है, जो जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा यहाँ प्रशासनिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, धार्मिक स्तर के लोग, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक उत्सव का रूप देते हैं। और इस बात का अभिनंदन करना चाहिए सुनील सिंह का, अजय सिंह का और अध्यक्ष आनंद जी का कि उन्होंने 16 वर्षों से इस संस्था को एक परिवार के रूप में बहुत बड़ा विशाल रूप दिया है, जिसमें आप सभी पत्रकार भी शामिल हैं और ये दिनों दिन प्रगति करे, यही कामना है।